हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यस, आज हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आखिरकार कंप्लीट हो जाएगा एलिमेंट बुक में से। होपफुली आपको ये कंप्लीट चैप्टर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आया है। और फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इस प्रोबेबिलिटी पे काम करने का। सच में मज़ा आया इनके क्वेश्चंस को करने के। होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को समझने में, है ना? तो आज हम इस 6th 15.6 एक्सरसाइज के 17 टू 25 लास्ट 8 या 9 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ कंप्लीट कर देते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। Okay, 17th question देखिए, a doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport, और by other means में वो ऑटो, टैक्सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5 हमें गिवन है। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के थ्रू उसके एक जगह से दूसरे जाने के चांसेस दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम बाय ट्रेन, बस और स्कूटर, कि वो अगर ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके लेट आने के इतने चांस दे रखे हैं। बट इफ़ ही कम बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट लेट, तो उसके लेट नहीं होने के चांस कितने हो जाएंगे? 0, है ना? ठीक है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, तो जब वो आया पेशेंट के पास तो वो लेट था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ट्रेन से आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर E1, E2, E3 और E4 हमें मानने पड़ेंगे कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट के पास किस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, लेट E1 बी द इवेंट दैट डॉक्टर विजिट ए पेशेंट बाय, ऐसे बोल देते हैं। पहले क्या गिवन है? ट्रेन, सो हम ट्रेन ही बोल देते हैं। एंड E2, E3 एंड E4, चार है ना हमारे पास। इवेंट्स दैट डॉक्टर विजिट द पेशेंट बाय, नेक्स्ट बस है, देन स्कूटर है, एंड देन लास्ट बाय अदर मीन्स। सिर्फ अदर मीन्स बोल देते हैं, उसमें बाकी बच गया तो वो सब कुछ आ गया। एंड ए इवेंट बोल देते हैं किसको? डॉक्टर इज लेट, कि वो लेट है। ठीक है, सो अब ये देखिए कि उसके ट्रेन से आने के कितने चांस हैं, ये दे रखा है 3/10। फिर उसके बस से आने के कितने चांस हैं, यानी कि E2 इवेंट होने के कितने चांस हैं, वो दे रखा है 1/5। इसको हम 2/10 लिख सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए सबका। और E3 क्या गिवन है? E3 गिवन है 1/10 स्कूटर से जाने के, और E4 अदर मीन के दे रखे हैं 2/5। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 2/10 लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 4/10। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मली कैलकुलेशन छोटी की जाती है, मैं बढ़ा रहा हूँ है ना? तो अब ये देखिए कि अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो उसके लेट होने के कितने चांस हैं। वो लेट होने के चांस दे रखे हैं 1/4, तो ये 1/4 हो गया। फिर कहता है कि अगर उनके बस से जा रहा है तो लेट होने के कितने चांस हैं? 1/3। यहाँ डिनोमिनेटर चेंज हो गया, क्या फ़ायदा हुआ मेरा ऐसा करने का? कोई नहीं। तो देखिए, अगर वो स्कूटर से जा रहा है तो उसके लेट होने के चांस है 1/12, और अगर वो अदर मीन से जा रहा है तो उसके लेट होने के कितने चांस हैं? 0।
तो लेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ट्रेन के थ्रू ये पहुंचा था, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि वो लेट हो गया हो। तो सबसे पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। आई थिंक इतनी बड़ा अब तक कोई नहीं आया है ना। व्हेन E3 हैपन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E4 happens. So it is 3 by 10 multiply 1 by 4 plus 2 by 10 multiply 1 by 3 plus 1 by 10 multiply 1 by 12 plus 4 by 10 multiply 0। तो इस पर तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मेनली इन पहले तीन का वो निकाल लेते हैं। देखिए 4 और 3 12 और यहाँ 12 है ही, और बाकी सब में एक 10 भी है, तो 120 तो एलसीएम आ गया। तो 3 और 3 9 और यहाँ 4 और 2 8 और यहाँ पूरा पूरा है। सो 18 बाई 120। इसको फिलहाल मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब यूजिंग बेस थ्योरम हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो होगी ट्रेन की, यानी कि E1 की। कब? जब वो लेट हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सो ये है हमारे पास 3 by 10 मल्टीप्लाई 1 by 4 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? 18 by 120। सो इसको करें, सो 3 by 40 और मल्टीप्लाई 120 ऊपर आ गया और नीचे 18। सो इसको इससे कैंसिल किया तो 3 इंटू 3 9, ये 18 पे। तो जो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1/2, यानी कि उसके ट्रेन से लेट होने के चांसेस कितने हैं? 1/2 चांसेस हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी ईदर गैसेज और कॉपीज और नोज द आंसर। या तो गैस मारेगा या चीटिंग करेगा, कॉपी करने का ये मतलब हुआ, और आंसर या तो उसको पता होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज ही मेक्स ए गैस, उसके गैस करने के चांस है 1/3, उसके कॉपी करने के चांस है 1/6, और उसको आंसर सही पता होगा यानी कि ही नोज द आंसर, उसके चांसेस दे रखे हैं 1/8। ठीक है, तो नहीं, ये 1/8 उसका नहीं है, ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट। एक्चुअल में हमें उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, वो हमें खुद सोचनी पड़ेगी। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि उसको आंसर पता है, तो आंसर करेक्ट होने के कितने चांस हैं, है ना। तो द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he knew the answer to the question given that he correctly answered it, कि उसने करेक्टली आंसर भी किया था, तो उसके आंसर जानने के कितने चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हमें बनानी पड़ेगी, तो खुद ही समझ के बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो E1 E2 इवेंट्स कंसिडर करते हैं। लेट E1 बी द इवेंट that examinee, सबसे पहले क्या है? गैस का है ना। एग्जामिनी मेक से गैस बोल दें या गैसेस बोल देते हैं बस, कि उसने गैस किया। एंड E2 बी द इवेंट दैट एग्जामिनी कॉपीड, कि उसने कॉपी किया। ठीक है, एंड E3 इवेंट बोल देते हैं एग्जामिनी नोज द आंसर। और यहाँ ए इवेंट देखिए, ए इवेंट किसका है? करेक्टनेस का है। ठीक है,
कि उसका आंसर करेक्ट हो रहा है। बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो अब ये देखिए उसके गैस करने के चांस दे रखे हैं कितने, 1/3 है। ठीक है, फिर उसके कॉपी करने के चांस दे रखे हैं कितने, 1/6। और तो अब ये देखिए कि उसको आंसर पता होगा, उसके चांसेस हमें दे ही नहीं रखे, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट में मान लो ये 3 ऑप्शन थे, तो 3 में से 2 ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटीज़ हमें पता है, तो तीसरे की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ से एलसीएम में हमारे पास कितना आ रहा है, 6, तो 6 - 2 - 1 यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 चांसेस हैं, हाफ चांसेस हैं कि उसको आंसर पता होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए अगर उसने गैस किया है, इवन इवेंट तो गैस का ही है, तो उसके ठीक होने के कितने चांस हैं। तो गैस किया है तो वहाँ पे ठीक होने के चांसेस हमें खुद को सोचने पड़ेंगे। अभी देखिए कि अगर उसने कॉपी की है तो उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, ये देखिए ये दे रखे 1/8। प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट है गिवन दैट ही कॉपीड इट, कि उसने कॉपी किया था, गिवन दैट, तो ये देखिए ब्रैकेट के बाद आ गया, मतलब स्लैश के बाद आ गया, है ना। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी कि अगर उसका आंसर सही है जबकि उसने कॉपी किया था, तो वो चांसेस दे रखे हमें कितने, 1/8। अब ना तो हमें इसके चांसेस दे रखे कि अगर उसको आंसर पता था तो ठीक होने के कितने चांस हैं, या उसने तुक्का मारा है तो आंसर ठीक होने के कितने चांस हैं। तो यहाँ देखिए अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे, तो 4 में से कोई एक ही तो ठीक होगा, है ना। तो अगर वो तुक्का मान रहा है तो उसके ठीक होने के कितने चांस हैं, 1/4 चांसेस हैं। क्लियर। लेकिन अब सीधी सी बात है, अगर उसको आंसर पता है यानी वो जानता है, तो उसके ठीक होने के कितने चांस है, फुल चांसेस है कि वो ठीक होगा, है ना। अगर उसको नहीं पता होता तो या तो वो गेस करता या कॉपी करता, आंसर पता है तो ऐसी सिचुएशन में फुल चांसेस है कि वो ठीक भी होगा। क्लियर। तो मेनली हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, तो अब हम आंसर ठीक होने के चांसेस पता करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई multiply probability of A when E1 happen plus probability of E2 multiply probability of A when E2 happen plus probability of E3 multiply probability of A when E3 happen। तो ये कितने कितने हैं, 1/3 multiply 1/4 plus 1/6 multiply 1/8 plus 1/2 multiply 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कुछ ज़्यादा जरूर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट एलसीएम ही हो, एलसीएम से बड़ा नंबर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं ध्यान में आ रहा है तो देखिए एक तो 3 हमें लेना ही है क्योंकि 6 में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 भी लिया, तो एक 4 यहाँ पर भी है, यहाँ 8 है, तो ऐसा करते हैं ये 8 के साथ 1 2 इसमें से भी तो निकलेगा, यानी कि 16, तो 16 और ले लिया हमने। तो इस 3 और 16 में 3 और 4 भी आ गए, है ना। 3 और 16 में ये दोनों भी आ गए, 3 और 16 में ये 2 भी आ गया। क्लियर, आई थिंक सबकी बात बन गई। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 16 थी 48 होता है और 8 से 48 होता है, तो ये तो 1, और इसको 2 से कैंसिल करें तो 24। सो 28 और 29/48, तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि आंसर ठीक था, तो वो पता करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर, उसका आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, और आंसर जानने को हमने क्या नाम दे रखा है, E3 इवेंट बोल रखा है ना। सो
E3 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E3 happen divided by probability of A. So it is 1/2 multiply 1 divided by क्या है 29/48 है ना. तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 49 ऊपर चला गया. वैसे पता नहीं मैं 49 क्यों लिख रहा हूँ, वहाँ तो 48 है. सो 48 डिवाइडेड बाई 29, 48 को 2 से कैंसिल करें तो 24/29. तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्या है, 2 ग्रुप्स आर competing for the position on the board of director of a corporation. The probability that the first and the second group will win 0.6 and 0.4 respectively. एक के फर्स्ट के और सेकंड के जीतने के चांसेस हमें दे रखे हैं. फिर कहता है फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है 0.7. क्लियर. और फिर कहता है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, कोरस्पॉन्डिंग यानी कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कौन, सेकेंड ग्रुप 0.3% है अगर सेकेंड ग्रुप जीत जाता है तो. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया और लेकिन वो सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. तो हम यहाँ पर E1 और E2 इवेंट किसको कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. तो देखिए लेट करते हैं, लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विंस. ठीक है. एंड E2 भी द इवेंट मान लेते हैं कि जो सेकंड ग्रुप है वो जीतता है. क्लियर. एंड ए इवेंट मान लेते हैं कि प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, है ना, न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, इज इंट्रोड्यूस या लॉन्च्ड. इन्होंने इंट्रोड्यूस वर्ड यूज़ किया है तो हम भी वही यूज़ कर देते हैं. ठीक है. इंट्रोड्यूस्ड लिख देना पूरा. तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ग्रुप के जीतने कितने चांस हैं, 0.6 यानी कि 6/10. एंड सेकेंड ग्रुप के जीतने के कितने चांस हैं, 0.4 यानी कि 4/10. ठीक है. लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप जीत गया तो उसके द्वारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के कितने चांस हैं, 0.7 यानी कि 7/10. और अगर सेकेंड ग्रुप अगर जीत जाता है तो उसके द्वारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के 0.3 चांस है यानी कि 3/10. सो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट लॉन्च होने के चांसेस पता कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 6/10 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस 4/10 मल्टीप्लाई 3/10, है ना. तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एलसीएम भी ले ही लेते हैं डायरेक्टली, 100 आ गया. 42 प्लस 12 कितना आ गया, 54/100. तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ. सो यूजिंग बेस थ्योरम हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सेकंड ग्रुप द्वारा. ठीक है. सो यानी कि हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्लियर. सो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो ये किसके इक्वल है, 4/10 मल्टीप्लाई 3/10 डिवाइडेड बाय 54/100. सो 100 से 100 कैंसिल. सो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 54. सो 54 को 4 से ही कैंसिल करते हैं, मैं कुछ और सोच रहा था एक्चुअली. सो 4 से कैंसिल, खैर 4 से भी कहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, 3 से कैंसिल करते हैं, 2 से हो जाएगा, 6 से ही होना था वैसे तो ये 2/9 हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 19.
क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, 100 आर स्मोकर एंड वेजिटेरियन, यानी कि 260 हो गए, एंड द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बचे, आई थिंक 140 बच गए, है ना, तो वो क्या है, नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन है, ठीक है। इन 400 पर्सनस का, 400 पीपल की 3 कैटेगरी बांट दी। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेशल चेस्ट डिजीज आर 35, 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। सो एक पर्सन को चूज़ किया गया रैंडमली और वो फाइंड किया गया वो सफ़र कर रहा है उस डिजीज से। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज ए स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, कि वो स्मोकर भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। सो आपको E1, E2, E3 इवेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। सो टोटल क्वांटिटीज़ आप बता सकते हैं। सो लेट करता हूँ मैं, लेट E1 बी द इवेंट that a person is smoker and non-vegetarian, ठीक है। एंड E2 इवेंट किसको बोल देते हैं, स्मोकर एंड वेजिटेरियन, क्लियर। एंड E3 इवेंट बोल देते हैं किसको, नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन, क्लियर, सारी वो हो गई डिटेल। एंड ए इवेंट बोल देते हैं ए पर्सन हैज़ अ डिजीज, ठीक है, ए पर्सन हैज़ चेस्ट डिजीज, क्लियर। तो अब ये देखिए कि उसके स्मोकर और नॉन वेज होने के कितने चांस है, 160/400। उसके स्मोकर और वेजिटेरियन होने के कितने चांस हैं, 100 दे रखे हैं आउट ऑफ 400। तो उसके नॉन स्मोकर और वेजिटेरियन होने के कितने चांस दे रखे हैं, अब देखिए 160 और 100, 260। तो 260 को 400 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितने बच गए, 140। तो ये हमारे पास कौन है, जो नॉन स्मोकर है और वेजिटेरियन भी है। फिर कहता है कि अगर कोई स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन है तो उसके चेस्ट डिजीज होने के कितने चांस दे रखे हैं, देखिए 35%, यानी कि 35/100। फिर अगर कोई स्मोकर और वेजिटेरियन है तो उसके चेस्ट डिजीज होने के कितने चांस दे रखे हैं, 20%। और फिर अगर कोई नॉन स्मोकर और वेजिटेरियन है तो उसके चेस्ट डिजीज होने के देखिए सबसे कम चांसेस हैं, है ना, तो ये है 10%, क्लियर। मेन चीज़ें आ चुकी है हमारे पास। सो कैलकुलेट कर लें। ऊपर वाले में आप एक एक जीरोस ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैपन, क्लियर। ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार 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 लिखनी पड़ती है, और कुछ तो रिपीट हो ना हो लेकिन ये ज़रूर रिपीट होता है। तो ये देखिए कितना है, 160/400 मल्टीप्लाई 35/100, ठीक है। देन 100/400 मल्टीप्लाई 20/100, देन 140/100 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000, 400 और 100, है ना। तो 16 और 35 कितने होते हैं भाई, 35 दूनी 70, 70 को 8 से करें तो 56, सो और एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। ऊपर हमारे पास है 2000 और यहाँ है हमारे पास
1400। तो ये आ गया 5600 और 1400 कंबाइन करें तो ये 7000, 7000 और 2 9000 और नीचे 40000। चलिए देखते हैं। यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी। देखिए किसकी निकालनी है कि वो स्मोकर भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो ये कौन है, हमारा इवन इवेंट है। कब, जबकि उसको चेस्ट प्रॉब्लम है, यानी कि हमें इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि ए हो चुका हो। सो इवन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवन हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये है 160/400 मल्टीप्लाई 35/100 डिवाइड में क्या है 9000 डिवाइडेड बाय 40,000। सो 40,000 से 40,000 कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है 160 मल्टीप्लाई 35 और डिवाइड बाय 9000, है ना। तीन से तो चलो नहीं हो रहा, सो 5 से ही कर देते हैं, और तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। 5 से इसको किया तो 7, 5 से इसको करे तो 18 पे जाता है ना। हाँ, 1 0 से तो काट ही देते हैं। सो 180 वैसे 4 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 इसको कैंसिल किया तो 4 16 20, और तो आई डोंट थिंक ये कैंसिल होने लग रहा है, तो इसी को ही छोड़ देते हैं, है ना। या कुछ और सिचुएशन बन रही है, और तो नहीं हो रहा वैसे। तो 28/45, तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इट इज़ known that 30% हैव 100% अटेंडेंस, ठीक है। फिर कहता है 70% स्टूडेंट आर इरेगुलर, जिनकी 100% अटेंडेंस नहीं है। एंड previous year results report that 70% of all the students who have 100% attendance attain A grade। तो पिछला रिकॉर्ड जो है पिछले साल का, वो क्या बता रहा है कि अगर जो 100% अटेंडेंस वाले जो बच्चे हैं ना, उनमें से भी 70% ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला, और जो इरेगुलर थे तो उनमें से सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला है। क्लियर। एनुअल एग्जाम में, so at the end of the year one student is chosen at random from the school and he was found that उसके पास ए ग्रेड है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ 100% अटेंडेंस। तो दो कैटेगरी बट गई यहाँ पर, कौन सी, एक तो है कि 100% अटेंडेंस वाले, और एक है नॉन 100% अटेंडेंस वाले, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अगर 100% अटेंडेंस है तो उनमें से ए ग्रेड आने के चांस दे रखे हैं, और इरेगुलर है तो उनमें से A% आने के चांस दे रखे हैं। सो यहाँ आराम से हमारे इवेंट्स बन रहे हैं। देखिए, इवन बी द इवेंट दैट स्टूडेंट हैव 100% अटेंडेंस, स्टूडेंट हैव 100% अटेंडेंस, ठीक है। एंड E2 इवेंट बोल देते हैं स्टूडेंट इज इरेगुलर, ठीक है। एंड ए भी द इवेंट बोल देते हैं स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को ए ग्रेड मिले। क्लियर। तो अब ये देखिए कि 100% अटेंडेंस वाले कितने बच्चे हैं, सिर्फ 30% है,
यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा हमने सेलेक्ट करेंगे वो 100% अटेंडेंस का, उसके कितने चांस हैं 30/100। लेकिन एक इरेगुलर बच्चे के सिलेक्ट होने के कितने चांस हैं 70%, यानी कि 70/100। क्लियर। अब ये कहता है कि अगर एक बच्चा जो रेगुलर था उसके ए ग्रेड आने के कितने चांस हैं, तो उसके ए ग्रेड आने के इन्होंने दे रखे हैं 70% चांस, तो 70/100 आ गया। लेकिन अब ये कहता है कि अगर कोई इरेगुलर है यानी कि E2 इवेंट हुआ है तो उसके ए ग्रेड आने के कितने चांस हैं, वो कह रहा है सिर्फ 10% चांस है, यानी कि 10/100। तो देखिए मेन चीज़ें आ गई। तो अब हम ए ग्रेड आने के चांसेस निकाल लें, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन, है ना। तो ये कितना है 30/100 मल्टीप्लाई 70/100 प्लस 70/100 मल्टीप्लाई 10/100, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 10,000, तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर 2100 प्लस 700, सो 2800 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहाँ पर अब हम बेस थ्योरम की हेल्प लें किस चीज़ को निकालने के लिए, देखते हैं क्या लिख रहा हूँ मैं। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए ग्रेड तो आया है लेकिन उसके रेगुलर होने के कितने चांस हैं, तो यानी कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो E1 और A व्हेन E1 हैपन की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय A की प्रोबेबिलिटी। सो ये कितना है 30/100 मल्टीप्लाई 70/100 और डिवाइड में कितना है 2800/10,000। सो 10,000 से 10,000 कैंसिल, हमारे पास कितना बच रहा है 30 मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 2800, है ना। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, साथ से इसको कैंसिल करें तो 4, तो चांसेस आ रहे हैं 3/4 होने के। क्लियर। तो ये था हमारा 21st क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 22nd। क्या है, सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स 1 or 2 शी tosses a coin 3 times एंड नोट द नंबर ऑफ टेल्स। उसने टेल्स को नोट कर लिया कि टेल 0 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तीनों बार आ रहा है। फिर कहता है इफ शी गेट्स 3 4 5 और 6 उस डाई पर, सो सी टॉसेज अ कोइन, सिर्फ एक कोइन टॉस कर दी है, वंस बोल दिया, नॉट वेदर हेड और टेल जो भी आया है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, अगर उसके पास सिर्फ एक ही टेल आता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि उसने 3 4 5 6 लिया होगा। तो इसी को हम इवेंट्स का नेम देते हैं यहाँ पर, लेट E1 be the event that she gets 5 ना 1 और 2 की बात हो रही है, 1 और 2 ऑन डाई, है ना। एंड E2 be the event that she gets 3 4 5 और 6 ऑन डाई, है ना। एंड ए इवेंट किसको माने, एग्जैक्टली 1 टेल आना, है ना, कि उसके पास सिर्फ एक ही टेल आया है, दैट एग्जैक्टली 1, यहाँ हाँ टेल ही है, एग्जैक्टली 1 टेल अक्कर बोल दें, अपीयर्स अक्कर, कुछ भी बोल देते हैं। क्लियर। तो अब ये देखिए कि E1 इवेंट होने के कितने चांस हैं। E1 क्या है कि 1 और 2 आए एक डाई पे, कितने चांस हैं 2/6। एंड इसी तरीके से E2 इवेंट होने के कितने चांस हैं, यानी कि 3 4 5 6 आने के कितने चांस हैं 4/6, ठीक है, 1/3 कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे अगर E1 इवेंट हुआ तो एक टेल आने के कितने चांस हैं,
तो अब यहाँ पर देखिए, या तो आप अलग से इसमें बना के दिखाएं, या आप सिंपल से ये कर सकते हैं कि एक टेल कितने तरीके से आ सकती है, 3 तरीके से आ सकते हैं, है ना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना। तो ये 3 तरीके, टोटल जब 3 कोइन टॉस करते हैं तो कितने होते हैं, टोटल आउटकम 8 होते हैं। तो 8 में से किसी 3 पर ही तो एग्जैक्टली एक टेल आएगा। और अगर E2 इवेंट हुआ तो उसमें तो उसने बोला कि एक ही कॉइन को टॉस कर रहा है, एक कॉइन को टॉस करेगा तो उसमें एक टेल आने के कितने चांस हैं, हाफ चांसेस ही तो हैं, समझ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन, जो कि कितनी आ रही है 2/6 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 4/6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो थोड़ा छोटा तो हो ही रहा है, तो 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, इससे ये 2 कैंसिल करें, 2 से ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास बेसिकली बच क्या रहा है 1/8 प्लस 1/3, तो 24, 3 प्लस 8 11/24। सो यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी कि अगर हमारे पास टेल तो आया है लेकिन 3 4 5 6 आया ओडाई पे, और इसको हमने E2 इवेंट बोला, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो इट इज़ कितनी है 4/6 मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइडेड बाय 11/24। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4/12 एंड 24 ऊपर चला जाएगा बाय 11, 12 से इसको कैंसिल किया 2, सो ये कितनी आ रही है 8/11 के इक्वल आ रही है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, फॉर ABC द चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज द मैनेजर ऑफ ए फर्म आर इन द रेशियो 4:1:2। तो इनको अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 7 आ रहा है, 4 और 1 5 और 2 7। बी की निकालें तो 1/7, सी की निकालें तो 2/7। ठीक है, उनके मैनेजर सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो E1 E2 इवेंट का तो अंदाज़ा हो गया होगा। फिर कहता है कि the respective probabilities for them to introduce a radical change in the marketing strategy। जैसे वो 2 ग्रुप नहीं आए थे और उनके नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के चांस, ये वैसा ही क्वेश्चन है। सो अब ये कहता है कि इफ़ द चेंजेस डज प्लेस, कि चेंजेस तो हुए हैं मार्केट स्ट्रेटजी में, तो प्रोबेबिलिटी बताओ इट इज़ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी, बी या सी के वजह से होने के चांस बताने हैं। तो हम एक उल्टा काम करें कि एक ही वजह से चेंज जो आया है वो निकाल लेते हैं और एक में से घटा देंगे, है ना। तो ऐसा ही करते हैं, देखिए, लेट E1 बी द इवेंट दैट क्या A is selected as manager and E2 be the event that B is selected as manager and E3 be the event that C is selected as manager, है ना। एंड A एक इवेंट मान लेते हैं किसको, कि that a radical change in marketing strategy introduced, है ना। Be the event that a radical change is introduced। क्लियर। तो देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 बाय रेशियोज का सम, यानी कि 4/7।
E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। इन द सेम वे E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/7। फिर ये कहता है कि अगर फर्स्ट यानी कि ए सेलेक्ट हुआ तो चेंज आने के कितने चांस हैं 0.3 यानी कि 3/10। अगर बी सेलेक्ट हुआ तो चेंज आने के कितने चांस हैं, ये दे रखा है 0.8 यानी कि 8/10। और ये कहता है कि अगर सी सेलेक्ट हुआ तो चेंज आने के कितने चांस हैं 0.5 यानी कि 5/10। ये देखिए यहाँ दे रखे सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेंज आने के चांसेस पता कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये मैंने कर रखा था। तो यहाँ देखिए क्या क्या आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 8/10 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 5/10। तो एल्शियम तो 70 आ गया, तो ऊपर 12 प्लस 8 20 एंड 10 30, सो 30/70। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हमें देखिए बी और सी के द्वारा इंट्रोड्यूस करने के चांस बताने थे, तो हम क्या करते हैं कि ए के द्वारा यानी कि E1 होने के चांस बता देते हैं जबकि चेंज आए हैं और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का नाम नहीं दे सकते, क्लियर। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E1 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये कितना है 4/7 मल्टीप्लाई 3/10 डिवाइडेड बाय 30/70। तो ये कैंसिल कितना आ गया 4 × 3 डिवाइडेड बाय 30, सो 4/10 3 से कैंसिल किया तो 2/5। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या थी, वो थी E2 यानी कि सेकंड के सिलेक्शन या मतलब प्लस और सी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे 1 में से ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी 2/5, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 3/5 के इक्वल। समझ आया, आसान था वैसे, लेकिन इस तरह के हम पहले भी कर चुके हैं तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ नया क्वेश्चन हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 24th क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, ओके। वन इज 2-headed कॉइन यानी कि वो बाइज्ड कॉइन है हैविंग हेड ऑन द बोथ फेस। अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल्स 25%, कि टेल आने के चांस जो है उस कॉइन पर 25% है। और फिर कहता है कि थर्ड अनबाइज्ड कॉइन है। अनबाइज्ड कॉइन का मतलब है हेड आने के भी उतने चांस हैं और टेल आने के भी उतने चांस हैं। फिर कहता है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, कोई भी कॉइन जो है वो रैंडमली चूज हो गया और उसको टॉस कर दिया और बाई चांस उस पर क्या आया हेड आया। तो अब ये बताओ कि वो 2-headed कॉइन था, 2-headed यानी कि पहला कॉइन था। तो आसानी है ये भी, देखिए 3 इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट दैट coin is 2-headed coin, 2-headed coin, and E2 be the event that coin is biased as 25% chances of tail, है ना। and E2 be the event that coin is unbiased, अनबाइज्ड का मतलब है एक फेयर कॉइन होना। और एक ए इवेंट बोल देते हैं बी द इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, कि कॉइन ने हेड शो किया, ठीक है। तो अब ये देखिए E1 इवेंट होने के कितने चांस हैं। E1 यानी कि एक 3 कॉइन थे, 3 में से कोई भी एक कॉइन चूज होने के कितने चांस हैं, सेम चांस हैं सभी कॉइन्स के, है ना, यानी कि 1/3।
लेकिन अब ये कहता है कि अगर पहला कोइन सेलेक्ट हो गया तो उसमें से हेड आने के कितने चांस है। तो देखिए पहले कोइन में तो दोनों की दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने के तो फुल चांस है 2/2 यानी कि 1। और अगर दूसरा कॉइन सेलेक्ट हो गया तो उसपे से हेड आने के कितने चांस हैं, दूसरे कॉइन पे 25% चांस तो टेल के हैं। तो यानी कि हेड के कितने चांस हैं, 75 चांस, 75%। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। और फिर कहता है कि एक फेयर कॉइन है और उसको टॉस करे तो हेड आने कितने चांस हैं, वो हैं 1/2। क्लियर। सो यहाँ से जो मेन चीज़ें थी वो अब आ चुकी हैं। अब हम ए की टोटल प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, जो कि हमने कॉपी कर रखी है। मैं भूल जाता हूँ एक्चुअल में, काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो देखिए ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये तो सेम है, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। सबका डिफरेंट तो खैर आना ही था, तो ऐसा करते हैं काट ही देते हैं। तो एलसीएम आई थिंक यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो 3 4 4 3 6 2, तो ये कितना आ गया 6 और 3 9/12। सो और भी छोटा कर ही लेते हैं, फिर इतना तो हो ही गया। तो सो 3/4। जबकि अब हमें यहाँ पर यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो 2 हेडेड कॉइन था और उसको हमने E1 नाम दिया है, जबकि हेड ही आया था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। E1 हैपन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3/4। सो 1/3 और ये बन जाएगा 4/3 यानी कि 4/9 ना कि क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ये था हमारा 24th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। होपफुली आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, है ना। एक्चुअल में पूरा चैप्टर ही। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। The members of a consulting firm rent cars from 3 rental agencies, 50% from agency 1, 30% from agency Y and 20% from agency Z। ठीक है। फिर कहता है from a past experience it is known that 9% of the car from the agency X need a service turning before renting, कि रेंट पे देने से पहले 9% कार को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। 12% ऑफ द कार फ्रॉम वाई नीड ए सर्विस एंड टर्निंग बिफोर रेंटिंग, और 10% इसी तरह से जेड की हमें दे रखी है। फिर कहता है इफ़ द रेंटल कार डिलीवर्ड टू द फर्म नीड ए सर्विस एंड ट्यूनिंग सॉरी मैं टर्निंग बोल रहा हूँ बार बार, ट्यूनिंग की ज़रूरत है और सर्विस की ज़रूरत है, तो बताइए कि वो एक्चुअल में जेड एजेंसी से नहीं थी। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हमें एक्स और वाई से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम उल्टा ही काम करेंगे। वैसे जेड से प्रोबेबिलिटी निकाल कर एक में से घटा देंगे, है ना। अभी अभी करके आए थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए देखिए इवेंट लेट करते हैं। लेट E1 बी द इवेंट दैट रेंटल कार इज फ्रॉम एजेंसी एक्स, ऐसे बोल दे। rental car is from agency X and E2 be the event that rental car is from agency Y and E3 इवेंट बोल देते हैं कि रेंटल कार जो है एजेंसी से वो Z से है, एंड A भी द इवेंट बोल देते हैं कि रेंटल कार नीड्स सर्विस एंड ट्यूनिंग, है ना, सर्विस एंड ट्यूनिंग। क्लियर। सो अभी देखिए कि फर्स्ट कार जो हमें रेंट पे लेनी है वो एक्स से होने के कितने चांस हैं, 50%, वाई से 30% और जेड से 20% चांस है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 50/100, E2 की प्रोबेबिलिटी है 30/100
एंड E3 की प्रोबेबिलिटी है 20/100। ठीक है। सो अगर फर्स्ट सिलेक्शन एक्स कंपनी से है तो उसके सर्विस के कितने चांस हैं? सर्विस के 9% चांस हैं, वाई के लिए 12% और जेड के लिए 10%। 9, 12 और 10, 9%, तो 100 नीचे आ गया। सेकंड एजेंसी से 12% थे सर्विस और उसके चांस, और थर्ड एजेंसी से 10% चांस थे, है ना। तो देयरफॉर हमारे पास रेंटल होने के उसके कितने चांस होंगे? उसके रेंटल होने के चांसेस 50/100 मल्टीप्लाई 9/100 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई 12/100 प्लस 22/100 मल्टीप्लाई 10/100। सो एल्शियम कितना आ गया? 10,000 आ गया एल्शियम। ऊपर 450, यहाँ 360 और यहाँ 200। सो ये कितना बन रहा है? 6 और 5 11, एक कैरी, 3 3 6 और 4 10, और नीचे 10,000। सो अब हमें बेस थ्योरम की हेल्प लेनी है। हम यहाँ पर जेड कंपनी से वो कार हुई उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हालांकि नॉट की निकालनी है, लेकिन बताया था नॉट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जेड की निकाल लेते हैं और एक में से घटा देंगे, तो एक्स या वाई के होने के चांस हो जाएंगे। सो E3 की निकालनी है। E3 को ही तो हमने डिनोट किया था कि जेड एजेंसी से है। सो E3 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए की प्रोबेबिलिटी वैन E3 ऑलरेडी हैपन डिवाइडेड बाय ए, और ये किसके इक्वल है? E3 है 20/100 मल्टीप्लाई 10/100, और नीचे है 1010 डिवाइडेड बाय 10,000। तो 10,000 से 10,000 कैंसिल, हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 100 एंड 10,010 बच रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर ही देते हैं, तो ये हमारे पास 20/101 बच गया। क्लियर? देयरफॉर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक्स एजेंसी से हो सकती है या वो वाई एजेंसी से भी हो सकती है। तो ये हमने कैसे निकाला? 1 में से वो जेड एजेंसी से होने के चांसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 माइनस 20/101। सो 101 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक 81 बचेगा। सो 81/101 हमारे किसके चांसेस हो गए कि वो या तो एक्स एजेंसी से होगी या वो वाई एजेंसी से होगी। क्लियर? सो इसी के साथ हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत लगती है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि आप कमेंट करके बता ही सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।